गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वे। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आइए हम लोग चर्चा में भाग लें। आज का टॉपिक है मेंटेनेंस टू वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। जो हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 125 और अभी जो हमारे बीएनएसएस आया है, इस बीएनएसएस के सेक्शन 144, तो ये एक ऐसा सेक्शन है और ये एक ऐसा मैटर है कि जजमेंट से भरे पड़े हुए। अगर आप किसी केस लॉ जजमेंट्स ढूंढना चाहें, गूगल में बस एक बटन दबाएंगे, एक की आप पुट करेंगे तो हजारों जजमेंट आपको मिल जाएगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे, जब कोई वाइफ मेंटेनेंस के लिए दावा करते हैं तो क्या ही उनको मेंटेनेंस मिल जाएगा, मेंटेनेंस मिलने की क्या क्राइटेरिया, और जब वाइफ लंबे समय के बाद 20-30-40 साल के बाद अगर मेंटेनेंस का दावा करते हैं तो ऐसे सिचुएशंस में क्या उनको मेंटेनेंस मिल सकता है? तो आइए इन सब सवालों का जवाब देने का ढूंढने का एक कोशिश करें। हाइपोथेटिकली एक केस को हम लोग लेते हैं। मान लिया जाए कि किसी एक महिला की एक शादी हुआ आज से 40 साल पहले। जिस समय प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ बाद में, यानी हमारे महिला प्रोटेक्शन एक्ट जो है, तो इसके तहत चूंकि, और ये एक ऐसा मैटर हाइपोथेटिकली ले रहे कि मुस्लिम परिवार से, तो मुस्लिम परिवार में जो कंसेप्ट था वो था कि जब आपका डिवोर्स हो जाता है तो इस डिवोर्स के बाद आपको कोई मेंटेनेंस नहीं दिया जाता। आपको जो इद्दत पीरियड है उस इद्दत पीरियड के जो है और आपकी जो मेहर है, वो मेहर की रकम जो है आपको अदा कर दिया जाता है और मेंटेनेंस नहीं लगता। लेकिन इसी को चूंकि काफी केसेस आने लगा, महिला जो है एग्रीड होने लगे, तो महिला प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है कहा गया कि नहीं, इनको जो है मेंटेनेंस दिया जाएगा। और अगर दोनों पार्टी के अंदर सहमति बन भी जाता है और फिर भी उस मैटर पे कोई एफिडेविट फाइल करते हैं, तो आगे चलकर सेक्शन 125 में भी वो मेंटेनेंस के लिए दावा कर सकते हैं। अब मान लिया जाए कि कोई महिला जो है उनकी डिवोर्स हो चुका है, एंड वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है कि डिवोर्स वुमन आल्सो इंटाइटल्ड फॉर द मेंटेनेंस, तो इसमें कोई डाउट नहीं। डिवोर्स है अनलेस एंड अनटिल उनकी जो है रीमैरिज ना हो जाए। अगर पुनः कहीं रीमैरिज हो जाते हैं तो फिर वो मेंटेनेंस के हकदार नहीं है। तो अनलेस एंड अनटिल अगर उनकी रीमैरिज नहीं हुआ है तो ऐसे सिचुएशंस में तो उनको मेंटेनेंस मिलेगा। दूसरी एक और है कि उनको देखा जाएगा, कोर्ट ये देखेंगे कि वो ही अर्निंग पीपल है कि नहीं, अर्निंग लेडी है कि नहीं, वो उस तरह का अर्न कर पा रहे हैं कि नहीं, टोटली डिपेंडेंट है कि नहीं। इस तरह के सिचुएशंस को देखते हुए कोर्ट जो है मेंटेनेंस की रकम जो है तय करते हैं। अब जो सवाल पैदा होता है, मान ली जाए कोई डिवोर्स लेडी, उनके डिवोर्स हो चुके हैं, 3 बच्चे हैं, साथ रहते थे बच्चे, जैसे भी वो अपने को मेंटेन किया। अब 25-30 साल हो गया, सभी बच्चे का शादी हो गया, सभी अपने अपने अलग अलग रहने लगे और लेडी बूढ़े हो चुके हैं, अब उनकी कोई सहारा नहीं। और 30 साल के बाद वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में मेंटेनेंस फाइल करते हैं, तो कोर्ट ये सवाल करेंगे कि काहे सी बात है, आप 30 साल तक कहां रह रहे थे? ठीक है,
तो उनकी जेन्युइन रीजन है कि उस समय जो है उनके बच्चे थे, वो अर्न करते थे, एक साथ रहते थे, उनको मेंटेन करने के लिए वो सक्षम थे। लेकिन अब सब चूंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी ब्याह हो गए हैं और अलग अलग रह रहे हैं और मेरा कोई सहारा नहीं, तो ऐसे सिचुएशंस में हम मेंटेनेंस के लिए हकदार हैं। तो ऐसे केसेस में भी कोर्ट जो है मेंटेनेंस अवार्ड अलॉट कर सकता है। अब अगर मान लीजिए आपको मेंटेनेंस अवार्ड कर दिया, तो जाहिर सी बात है जो एग्रीड पर्सन यानी हस्बैंड उस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। कहाँ चैलेंज करेंगे? डेफिनेटली हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्रिमिनल रिवीजन फाइल करेंगे। रिवीजन फाइल किया, सारा मैटर को देखा गया, देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि नहीं ठीक है, ये जो है वेरियस केस लॉ को रिफर करते हुए कि सिज एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस, बट मैटर इज द कंटेम ऑफ द मेंटेनेंस, यानी कितना दिया जाए। मान लिया जाए कि उनको 5,000 रुपया अलाउ होगा, लेकिन कोर्ट ये ऑब्जर्व किया कि ये 5,000 रुपया जो अलाउ किया गया ये किस बेस पे किया गया। हस्बैंड मान लिया जाए कि वो बीसीसीएल के एम्प्लॉय थे, रिटायर हो गए, रिटायर के समय उनको 60 लाख रुपया रिटायरमेंटल बेनिफिट मिला, उनकी इंटरेस्ट अर्निंग है, बहुत सारी जमीन जगह है, तो 5,000 किस आधार पे दिया गया है? 5,000 से ज्यादा हो सकता है। तो 5,000 ये कंटेम्प्ट जो ऑफ मेंटेनेंस के लिए हाई कोर्ट जो है उस मैटर को रिमांड बैक कर सकता है, नीचे कोर्ट में भेज सकता है कि आप जो है जो अमाउंट फिक्स किए, इस अमाउंट फिक्स करने की क्या आधार है, वो आधार अपने जजमेंट में बताए। तो ऐसे सिचुएशंस में फिर जो है वो नीचे चला जाएगा कोर्ट में और फिर एक डिसाइड करेगा। और फिर डिसाइड एक सेटल प्रिंसिपल है कि हमारे जो जजमेंट के थ्रू नेहा रजनीश वर्सेस नेहा के केस में आपको जो मेंटेनेंस का जो ऑर्डर करना होगा डेट ऑफ द जजमेंट से नहीं बल्कि डेट ऑफ फाइलिंग से, यानी जिस दिन मान लिया जाए 2015 में आपने मेंटेनेंस केस फाइल किया और आपका जजमेंट 2018 में आया, तो डेफिनेटली जिस दिन आप 2015 में फाइल किए थे उस डेट से आपके मेंटेनेंस का अवार्ड आपका एप्लीकेबल होगा। अगर कोर्ट डेट ऑफ जजमेंट से करता है तो वो इलीगल है, वो परवर्स हो जाएगा, वो क्या कहते हैं, उस पॉइंट पे भी आप हाई कोर्ट में बात उठा सकते हैं। मान लिया जाए कि जिस केस को रिमांड बैक किया गया था उस केस में दोबारा जो है मेंटेनेंस के अवार्ड को बढ़ा दिया, 5,000 से 6,000 कर दिया। उस ऑर्डर दैट इज द फ्रेश ऑर्डर, उस फ्रेश ऑर्डर को फिर दोबारा जो है हाई कोर्ट ने चैलेंज किया। ऐसे सिचुएशंस में हाई कोर्ट में वो मैटर अगर सब्जुडाइज है, आपका केस लग नहीं रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली आप आईए फाइल करके अर्ली हियरिंग क्या कहते हैं आपका फाइनल डिस्पोजल के लिए एक आईए फाइल कर सकते हैं। अगर आपको मेंटेनेंस के अमाउंट ड्यू हो गया, 7 लाख 8 लाख 10 लाख नहीं दे रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में आप नीचे कोर्ट में आप जो है डीडब्ल्यू के लिए यानी डिस्ट्रेस वारंट इशू के लिए आप जो है एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर उस एप्लीकेशन को भी आपको नहीं सुन रहा है नीचे कोर्ट में और कोई परवर्स ऑर्डर इशू कर देता है, फॉर द एग्जाम्पल अगर आपका ट्रायल कोर्ट कह रहा है, फैमिली कोर्ट अगर कह रहा है कि नहीं जब तक मैटर सब्जुडाइज है हाई कोर्ट में हम कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे, और इस तरह का एक ऑर्डर पास कर दिया, तो ऐसे सिचुएशंस में आप उस ऑर्डर को भी हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। फाइनली जो है आपके हाई कोर्ट जो है आपके केस को सुनेंगे। अब मान लिया जाए इन द मीन टाइम चूंकि आपको वो मेंटेनेंस को अल्टरेशंस के लिए भी अधिकार है, तो हस्बैंड नीचे कोर्ट में आपको मेंटेनेंस अल्टरेशन जिसको आप लोग एमए फाइल करते हैं, एमए फाइल कर सकता है, दैट इज सेपरेट इशू। लेकिन वो एमए फाइल करें, हो सकता है कि उस जिन्होंने हस्बैंड जाके एमए फाइल किया उस एमए में ही आपकी जो 6,000 मेंटेनेंस हुआ है वो बढ़ के 8,000 हो जाए, 10,000 हो जाए या कम हो जाए, दैट इज सेपरेट इशू। लेकिन चांसेस बहुत, और क्योंकि ये टाइम पीरियड जो है टाइम गैप हो जा रहा है,
पहले क्या आपका 3 साल पहले आपका जो मेंटेनेंस ऑर्डर हुआ था, अभी इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, तो हो सकता है उसी के एप्लीकेशन में यानी मेंटेनेंस अल्टरेशन के लिहाज बन गया था, वो टाइम कंज्यूम करने के लिए, लेकिन उल्टा पड़ गया और आपका मेंटेनेंस का अमाउंट और बढ़ गया, ऐसा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी सब लीगल लेकुनास को देखते हुए आपको अपने केस को परस्यू करना है और क्लाइंट को बेस्ट से बेस्ट रिलीफ देना है। तो होप सो कि मेंटेनेंस से रिलेटेड जो हमारे सेक्शंस है, सेक्शंस 125, दैट इज अभी का जो हमारे BNSS है, BNSS के अंदर सेक्शंस 144, दैट इज ऑर्डर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। आज हम लोग इस पे चर्चा किए, प्रैक्टिकल अप्रोच पे किए। हाउएवर ये हाइपोथेटिकली एक केस को लेकर हम लोग चर्चा किए। तो होप सो कि आपको चर्चा पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद।